Hello students, again I am here to continue the topic personality from B.Ed first semester paper 5 understanding disciplines and subjects. Under this topic personality, today I will discuss about the determinants of personality यानी कि आज हम लोग व्यक्तित्व के निर्धारकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स हैं क्या यानी निर्धारक क्या हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। Whatever happens in the person as a whole is called his personality. It includes all the aspects of the person, his complexion, shape, anatomy, deal, movement, external bodily organs, internal components, that is his structure and functioning, external internal behavior, cognitive, functional and affective behavioral actions performed by him, his conscious, semi-conscious and unconscious behavior, etc. अर्थात व्यक्तित्व के निर्धारकों को यदि हम जानें तो व्यक्ति संपूर्ण रूप से अपने आप में जो कुछ भी होता है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। इसमें व्यक्ति की सभी बातें सम्मिलित होती हैं, जैसे उसका रंग रूप, आकृति, शारीरिक बनावट, डील डॉल, बाह्य शारीरिक अंग, आंतरिक शारीरिक अवयव एवं उनकी संरचना एवं कार्यप्रणाली, बाह्य आंतरिक व्यवहार, उसके द्वारा की गई ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक व्यवहार संबंधी क्रियाएं, उसका चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन व्यवहार आदि। ये सभी अर्थात all these things and characteristics that happens in a person is not the result of any single day and event, but it is the continuous observation. So, the personality is said to be the result of a continuous process of growth and development which begins immediately after conception in the mother's womb. The chromosomes and genes that are transferred to the child through the mother and father's body and semen at the time of conception, not only after conception, also have special importance in determining personality traits and characteristics. इसे ऐसे समझा जा सकता है कि इन सभी बातों और विशेषताओं से युक्त हम अपने आप में जो कुछ भी होते हैं वह किसी एक दिन और घटना का परिणाम नहीं है। इस तरह से हमारा व्यक्तित्व वृद्धि और विकास की एक ऐसी सतत प्रक्रिया का परिणाम कहा जाता है जिसकी शुरुआत माँ के गर्भ में गर्भाधान के तुरंत बाद ही शुरू हो जाती है। गर्भाधान के समय ही माँ बाप के रज और वीर्य के माध्यम से जिन क्रोमोसोम्स तथा जीन्स का हस्तांतरण बालक को किया जाता है उनका भी व्यक्तित्व संबंधी गुणों एवं विशेषताओं के निर्धारण में विशेष महत्व होता है। In this way, whatever is affecting the growth and development of the child, starting from the hereditary transfer that occurs at the time of conception and tries to mold its behavioral issues into a special kind of mold, the many elements in that works, factors and circumstances play a role in personality build-up, being called personality determinants. यानी इस तरह गर्भाधान के समय होने वाले वंशानुक्रम संबंधी हस्तांतरण से प्रारंभ होकर बालक के वृद्धि एवं विकास को जो कुछ भी प्रभावित करता है तथा उसकी व्यवहार संबंधी बातों को एक विशेष प्रकार के सांचे में ढालने का प्रयत्न करता है, उस कार्य में जिन बहुत से तत्व, कारक एवं परिस्थितियों की भूमिका रहती है उन्हें ही व्यक्तित्व निर्धारकों की संज्ञा दी जाती है। Discussing further, there are two basic factors for any kind of development of human being. One is heredity and the other is environment. The construction of personality also depends on these two basic factors.
So they are called determinants of personality formation. मनुष्य के किसी भी प्रकार के विकास के दो मूल कारक होते हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा पर्यावरण। व्यक्तित्व का निर्माण भी इन्हीं दो मूल कारकों पर निर्भर करता है, इसीलिए इन्हें व्यक्तित्व निर्माण के निर्धारक यानी डिटर्मिनेंट्स कहा जाता है। परंतु व्यक्तित्व निर्माण में इन दोनों यानी कि वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की भूमिका का अलग अलग अध्ययन करने से पहले यह समझना अति आवश्यक है कि व्यक्तित्व वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के प्रभाव का योग नहीं अपितु गुणनफल होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि व्यक्तित्व बराबर वंशानुक्रम गुणा पर्यावरण। अतः इससे साफ जाहिर है कि इनमें से किसी के भी अभाव में व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास नहीं हो सकता। Before studying these two roles, that is heredity and environment, in personality formation separately, it is necessary to understand that personality is a product, not a sum of the effect of inheritance, that is heredity, and environment. It can be expressed in a way that personality is equal to inheritance or heredity multiplied by environment. Now it is clear that in the absence of any of these, that is heredity and environment, personality cannot be created and developed. यदि हम फ्लो चार्ट के माध्यम से पर्सनालिटी के निर्धारकों का वर्गीकरण करें तो ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, यू गो थ्रू इट एंड इन द नेक्स्ट slide we will just start discussion about the various determinants of personality. व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक अथवा व्यक्तित्व के निर्धारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। रेक्स एवं नाइट के शब्दों में मनोविज्ञान का संबंध व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी है। इनमें से कुछ कारक शारीरिक रचना संबंधी और जन्मजात एवं दूसरे पर्यावरण संबंधी हैं। अतः व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का क्रमबद्ध विवरण इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। In the words of Rex and Knight, psychology is also related to factors affecting personality development. Of these, some are anatomical and inborn, and others environmental. Factors influencing to development of personality, psychology is also concerned with the factors that influence the growth of personality. Among these, some are constitutional and inborn, and others environmental. It can be presented as follows. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन के दौरान ये जाना है कि पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक हैं, जैविक कारक यानी आनुवंशिक या एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय कारक। तो जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं शारीरिक संरचना यानी फिजिक, शरीर रसायन विज्ञान यानी बॉडी केमिस्ट्री एवं नर्वस सिस्टम। पर्यावरणीय कारक अर्थात एनवायरमेंटल फैक्टर के अंतर्गत भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण एवं आर्थिक वातावरण को शामिल किया जाता है, जिसमें से सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं घर या परिवार का वातावरण यानी होम एनवायरनमेंट, विद्यालय का वातावरण यानी स्कूल एनवायरनमेंट, आस पड़ोस का वातावरण अर्थात सराउंडिंग या नेबरहुड एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस डिस्कशन में मैं सिर्फ बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स अर्थात जैविक या आनुवंशिक कारकों की चर्चा करूंगी। सो लेट अस स्टार्ट बायोलॉजिकल और हेरिडिटरी फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी। जैविक कारक से तात्पर्य वैसे कारकों से होता है जो आनुवंशिक होते हैं तथा जन्म से पहले ही व्यक्ति में मौजूद होते हैं और व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तित्व के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है। फ्रांसिस गाल्टन ने प्रमाणित किया है
कि वंशानुक्रम के कारण ही व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता दिखाई देती है। ऐसे प्रमुख कारक निम्न हैं। Biological factors refer to factors that are genetic and are already present in the person before birth. Many psychologists have proved on the basis of their studies that the effect of inheritance is essentially on the development of personality. Francis Galton has attested it is due to inheritance the difference in physical and mental symptoms of individuals are shown. Such measure factors are फर्स्ट वन इज शारीरिक संरचना यानी बॉडी फिजिक। व्यक्तित्व का बाहरी स्वरूप व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव डालता है। जैसे एक आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति अपने आसपास के लोगों में आकर्षण का केंद्र होते हैं। एक प्रतिभा संपन्न विभिन्न गुणों से युक्त छोटे कद के दुबले पतले व्यक्ति को उसकी शारीरिक संरचना में आकर्षण न होने के कारण अनदेखी की जाती है, यानी प्रथम दृष्टया या एट अ ग्लैंस उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है जो वो डिजर्व करते हैं। अर्थात द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विथ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी is a center of attraction among the people around him. Whereas a person of short structure with a talented variety of qualities, a thin person, due to his lack of body structure, attraction is ignored and he doesn't get that much importance he deserves. व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली जैविक या बायोलॉजिकल कारकों में अगला है रासायनिक ग्रंथि। रासायनिक ग्रंथि के आधार पर हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां, रक्त, रसायन आदि हमारे व्यवहार के तरीकों एवं विशेषताओं को बहुत धीमा या अधिक प्रभावित करती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथियों की। On the basis of chemical glands, blood, chemicals, etc. that present in our body slow down or greatly affect our behavior patterns and characteristics, which have an effect on the personality of the person. Now, let us discuss about some major glands that affects one's personality. The first one is pituitary glands. The place of this gland is the brain. Somatotropin or growth hormones are released from the anterior part of this gland, affecting the muscles and height. The pituitary gland controls the functions of other endocrine glands such as the adrenal glands, thyroid glands, and sexual glands by its hormones. So, pituitary gland are also called master glands. पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। इस ग्रंथि का स्थान मस्तिष्क होता है। इस ग्रंथि के अग्रवर्ती भाग से सोमेटोट्रोपिन या विकास हार्मोन्स निकलते हैं जो लंबाई एवं मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि तथा यौन ग्रंथि के कार्यों पर हार्मोन्स के द्वारा अपना नियंत्रण रखती है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। The next gland is adrenal gland. This gland is located in kidney. It has two parts, outer part called cortex and the inner part called medulla. The hormones of the adrenal cortex are called cartins, which controls salt metabolism and carbohydrate. The lack of laziness in a person increases if the cortex does not function properly. There are two types of hormones produced by the adrenal medulla, adrenaline and noradrenaline. Together, these two are called catechol hormones. Adrenaline is also called emergency hormone as it controls the emotions of a person.
एड्रिनल ग्लैंड्स को हिंदी में एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि का स्थान वृक्क होता है। इस ग्रंथि के दो भाग हैं, बाहरी भाग जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं तथा भीतरी भाग जिसे एड्रिनल मेड्यूला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को कार्टिन कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट तथा नमक चयापचय का नियंत्रण करते हैं। कॉर्टेक्स द्वारा सही तरह से कार्य नहीं करने पर व्यक्ति में थकान तथा आलस्य बढ़ जाता है। एड्रिनल मेड्यूला द्वारा दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। एड्रिनल मेड्यूला जो कि एड्रिनल का भीतरी भाग है, इससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, एड्रेनालिन तथा नॉरएड्रेनालिन। इन दोनों को एक साथ कैटकोल हार्मोन्स कहते हैं। एड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन्स या आपातकालीन हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं। द नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड. Its location is near the gorge of the body. The hormones released from this gland are called thyroxine, which have an effect on the metabolic process of entire body. Lack of it causes dwarfness in children. Its other effects are on heart rate, respiratory rate, blood pressure, etc. Thyroid gland is known as कंठ ग्रंथि. इस ग्रंथि का स्थान शरीर के कंठ के पास होता है. इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को थायरक्सिन कहा जाता है, जिसका प्रभाव पूरे शरीर की चयापचय प्रक्रियाओं पर पड़ता है. इसकी कमी से बच्चों में बौनापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. इसके अन्य प्रभाव हृदय गति, श्वसन गति, रक्तचाप आदि पर होता है. The next gland is parathyroid glands. These are four small glands of the endocrine system which regulate the calcium in our bodies. Parathyroid glands are very small in size, weighing around 0.1 gram, and it is located in the neck behind the thyroid, where they continuously monitor and regulate blood calcium level. Its location is next to the thyroid gland. The hormones released from this are called parathyroid, which is a determinant of the amount of calcium and phosphate in the blood. Lack of it increases a person's procrastination. It also affects the nervous system of a person. पाराथायराइड ग्लैंड को उपकंठ ग्रंथि कहा जाता है. इसका स्थान कंठ ग्रंथि के बगल में होता है और आकार में यह बहुत ही छोटी होती है, जिसका वजन 0.1 ग्राम के करीब होता है. इससे निकलने वाले हार्मोन्स को पाराथॉर्मोन कहते हैं, जो खून में कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा का निर्धारक होता है. इसकी कमी से व्यक्ति में शिथिलता बढ़ जाती है तथा यह व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है. The next gland that affects our personality is pancreas gland. This gland is located below the stomach. It produces two types of hormones, insulin and glucagon. Insulin regulates the amount of sugar in the blood. Insulin deficiency increases the risk of a person suffering from sugar and known as a diabetic. Pancreas gland को पैंक्रियास ग्रंथि कहा जाता है. इसका स्थान अमाशय के नीचे होता है. इससे दो तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन. इंसुलिन रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है. इंसुलिन की कमी से व्यक्ति में शुगर की बीमारी होने का खतरा अधिक रहता है, जिस बीमारी को मधुमेह भी कहा जाता है. The next gland that affects one's personality is sexual gland. The sexual gland in women is called the ovary gland and the sexual gland of the male is called testis. The hormones released from the testis, that is male glands, are called androgens. This lead to the development of primary and secondary sexual qualities in men. The hormones
released from the ovary, that is from female, are called estrogens and progesterones. This leads to the development of secondary sexual qualities in girls such as loss of voice, thick hair growth on certain organs of the body, breast enlargement, etc. सेक्सुअल ग्लैंड्स को यौन ग्रंथि कहा जाता है। महिलाओं में यौन ग्रंथि को ओवरी तथा पुरुष की यौन ग्रंथि को टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस जो पुरुष की यौन ग्रंथि है उससे निकलने वाले हार्मोन्स को एंड्रोजन कहा जाता है। इससे पुरुषों में प्राथमिक तथा गौण यौन गुणों का विकास होता है। वहीं ओवरी यानी महिलाओं के यौन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को एस्ट्रोजेंस तथा प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है। इससे लड़कियों में गौण यौन गुणों का विकास होता है, जैसे आवाज़ का महीन हो जाना, शरीर के खास अंगों पर घने बाल उगाना, शरीर के खास अंगों का बढ़ जाना इत्यादि। The next determinants of personality under biological factor is nervous system. In biological determinants of personality, the nervous system also a prominent place. People who have developed nervous system, their intelligence is sharper and they have the ability to adjust even in adverse conditions. Individuals in which the nervous system is not developed, they have low intelligence, antisocial and have character impairment. नर्वस सिस्टम को स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। व्यक्तित्व के जैविक निर्धारकों में स्नायु मंडल का प्रमुख स्थान होता है। जिन व्यक्तियों में स्नायु मंडल का अधिक विकास होता है उनकी बुद्धि तेज होती है तथा वे विपरीत परिस्थितियों में भी समायोजन की क्षमता रखते हैं। जिन व्यक्तियों में स्नायु मंडल विकसित नहीं हो पाता है वे मंदबुद्धि, असामाजिक तथा चरित्र विकृति वाले हो जाते हैं। So students, this is all about the biological or hereditary determinants of personality. Hope this video of mine will be beneficial for you. In my next video, I will continue with the environmental factors or determinants of personality. Till then, stay safe and healthy. Have a nice day.